हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। इस टेस्ट के हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो इस पार्ट में कर लेंगे और इस पार्ट में आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है, आप वहाँ से ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 71 से। 71 ये कथन कारण का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL बोलते हैं इसे। PIL जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मैटर में कोई भी सिटीजन यहाँ पे कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ये सही है। कारण में लिखा है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुँच पाने में असमर्थ है। यहाँ पे मेन पर्पज क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति को अप्रोच कराना कोर्ट में। पर्पज है जस्टिस। और ये चीज़ सिर्फ PIL में फॉलो नहीं करती है, ये नॉर्मल केसेस में भी आप देख सकते हो। जैसे किसी फैमिली में 3 मेंबर हैं, पापा मम्मी और उसका बेटा। अगर इस लड़के के फादर जेल में हैं तो इनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन कौन दाखिल करेगा कोर्ट में? चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उनका लड़का करेगा। लड़का यानी लड़का पैरोकार के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है और दोनों अपने आप में सही भी हैं। चलिए 72 देखिए। 72 में पूछा गया भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह देता है। ये आर्टिकल हम लोग 143 में पढ़ते हैं। ऐसा आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकता है। विधिक मामले में लीगल इशू पे, लीगल मैटर पे सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह कब देगा? जब राष्ट्रपति की तरफ से सलाह मांगी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट खुद से इनिशिएट नहीं करेगा इस चीज़ को जब तक कि राष्ट्रपति सलाह मांगे ना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा है स्वयं किसी व्यापक लोकहित के मामले में या विषय में, तो ये स्वयं जो शब्द है ये गलत है। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, राष्ट्रपति यदि कोई ऐसी सलाह मांगता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देगा। तो ये दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा लिखा है यदि सब्जेक्ट जो है, विषय जो है, मूल अधिकारों से संबंधित है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो सलाह मांगी जाती है ये 2 सब्जेक्ट पर मांगी जाती है, जिसमें से मूल अधिकार तो नहीं है, तभी ये तीसरा पॉइंट गलत हुआ। पहला मैटर तो यह है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, लोकहित वाला होना चाहिए, सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए। पहला फैक्ट क्लियर है। दूसरा सब्जेक्ट होता है पूर्व संवैधानिक संधि को लेके, एग्रीमेंट को लेके, ट्रीटी को लेके। इन दोनों विषयों पर सलाह मांगी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? आर्टिकल 143 याद रखें। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, बाकी गलत है। चलिए 73 है संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? देखिए प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसमें शून्यकाल यानी 0 आवर का कोई भी जिक्र नहीं है। 0 आवर का कोई भी जिक्र नहीं है। 1 आवर होता है क्वेश्चन आवर, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल इसका समय क्या होता है? प्रश्नकाल का समय होता है 11 बजे से 11 AM से 12 नून, और 12 बजे के जस्ट बाद शुरू हो जाता है 0 आवर। ये जो 1 घंटे का समय है क्वेश्चन आवर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है पार्लियामेंट सेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं सरकार से। क्वेश्चन करता कौन है? सांसद करते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी के सांसद होंगे वो तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो अपोजिशन पार्टी के सांसद होंगे वो ही क्वेश्चन करेंगे। किससे? सरकार से। सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये खुद सांसद होते हैं, ये सांसद भी होते हैं और ये मंत्री भी होते हैं, और ये भी संसद की कार्रवाई में बैठते हैं। आपने लोकसभा टीवी देखा ही होगा, राज्यसभा टीवी बहस वगैरह देखी होगी पार्लियामेंट में, सदन की। तो वहाँ पे सब लोग रहते हैं, वहाँ पे सरकार भी रहती है, वहाँ पे अपोजिशन भी रहते हैं और वहाँ पे बाकी सांसद भी रहते हैं। तो जो बाकी सांसद होते हैं वो सरकार से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जानकारी मांगते हैं, यानी सरकारी कामकाज के बारे में पूछा जाता है। और एक बात और ध्यान रखें आप, ये जो क्वेश्चन आवर होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है सरकार से तो आपको पहले नोटिस देना पड़ता है, यानी यहाँ पे प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि हम कल फलाने से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो 0 आवर है यहाँ पे कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता। आप कभी भी खड़े हो जाइए और कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन 0 आवर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सरकार से या फिर मंत्री से, यहाँ पे मैं सरकार भी बोल रहा हूँ और मंत्री बोल रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी सांसद हैं उनके पास मंत्री पद रहता है, इसलिए सरकार और मंत्री एक ही चीज़ है। तो 0 आवर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मंत्रियों से, मंत्री उस क्वेश्चन का जवाब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है, ये उसकी मर्जी होती है। लेकिन जो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी मंत्री से, तो उसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है, उसका जवाब देना पड़ता है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा गया था कि सर्वप्रथम किस देश से अपनाया गया था ये शून्य काल, तो किसी भी देश से नहीं अपनाया, ये अपने ही आप आ गया, ये चलन में ही आ गया, और ये हमारे देश की देन है और किसी भी देश की देन नहीं है, ये हमारे देश में ही होता है, हमारी पार्लियामेंट में ही 0 आवर का उदय हुआ है, ठीक है। चलिए 74 देखिए, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी, इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? एक यूटी जम्मू कश्मीर है और दूसरी यूटी लद्दाख है। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है और जम्मू कश्मीर से 5 सीटें हैं। और आपने ये जो 1 सीट है, इसके जो सांसद हैं, इस सीट पर जो सांसद हैं, ये बड़ी अच्छी बहस करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा राज्यसभा टीवी पे, लोकसभा टीवी पे। इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो मेंबर हैं लोकसभा के किस यूटी में हैं? ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली से 7 सांसद होते हैं जो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। चलिए 75 देखिए, 75 में स्टेट से लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यूपी का तो आसान है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, 80। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, कर्नाटक में 28 हैं और गुजरात में 26 हैं। दिल्ली में 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं और लद्दाख में 1 है, ठीक है। तो इनको मिला लेना। चलिए पॉज कर लेना, ज़रूरत क्या है मिलाने की। 76 देखिए, भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग से मतलब यहाँ पे क्या है? इम्पीचमेंट। आप लोगों ने CEC के बारे में पढ़ा होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ा होगा। अगर इनको आपको रिमूव करना है तो इनको रिमूव करने की विधि वही होगी जो राष्ट्रपति की है, ऐसा पढ़ते हो भाई। आप CGI के बारे में भी पढ़ते हैं कि इनकी हटाने की जो विधि है ये वही विधि होगी जो राष्ट्रपति की है। यहाँ पे पूछा है किसके लिए नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे, ठीक है। चुनाव आयुक्त के लिए कोई अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल से? 61 ना, सही लिखा है। और 72 में क्या है? क्षमादान की शक्तियाँ। और बताइए 123 में क्या है? यहाँ पे ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। 143 देख ही लिया, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। राष्ट्रपति होते कहाँ पे हैं? 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में 2 आर्टिकल पढ़ते हो, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास, और यहाँ पे सुप्रीम कमांडर हैं तीनों फोर्सों के। चलिए 77 देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? जस्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है, आर्टिकल 233। इसमें अपॉइंटमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति होती है। चलिए 78 देखिए, जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संसद के पास शक्ति है राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे भी काम करने की। ऐसा कौन सा आर्टिकल संसद को शक्ति देता है जिससे संसद राज्य सूची के जो विषय हैं इस पर भी कानून बना सकती है, नियम बना सकती है? आर्टिकल 252, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सी ऑप्शन। लेकिन ये बात भी साथ में याद रखना 252 के बारे में, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव पारित करे तब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिस पर संसद राज्य सूची के विषय पर काम करती है। जैसे आपने 252 देखा, आप 253 भी याद रखें साथ में, आप इससे पहले 249 भी याद रखें। ये 3 आर्टिकल पूछता रहता है एग्जाम, PCS तो बहुत पूछता है। पहला आर्टिकल है 249, यहाँ पे आपको राज्यसभा याद रखना है। राज्यसभा अगर ऐसा प्रस्ताव पारित करे
कि राज्य सूची के मामले में कानून बनना चाहिए, तब संसद कानून बना देती है। लेकिन कौन कह रहा है ऐसा? राज्यसभा जब कह रही है तब। 252 में क्या है, ये आपने अभी देख लिया, जब दो या दो से अधिक राज्य के जो विधानमंडल हैं ये प्रस्ताव पारित करें। 253 में क्या है, स्टेट लिस्ट के किसी भी मामले में अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि का मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मैटर है, ये 253 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कीवर्ड, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि याद रखना है, कीवर्ड्स या फिर समझौता। तीनों आर्टिकल में डिफरेंस समझ में आ गया ना। 249 में राज्यसभा रिकमेंड करती है, 252 में आपने देखा यहाँ पे दो या दो से अधिक जो राज्य के विधानमंडल हैं ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि ऐसा भैया बना दीजिए आप कानून, संसद से ऐसा बोलती है तो संसद बना देती है। और 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लेकर। ठीक है, चलिए 79 देखिए और यहाँ पे आर्टिकल भी वही तीनों लिखे ही हैं। चलिए 79 देखिए, क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनल काउंसिल के बारे में बताना है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं यानी सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसको बनाया गया है एक अधिनियम के द्वारा। और जो संस्थाएं अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं, संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये अधिनियम कौन सा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक, और इसके बारे में पूछा जाता है, सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर। ये जो पांचों रीजनल काउंसिल हैं, इन पांचों के अध्यक्ष चेयरमैन होम मिनिस्टर रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन रहते हैं वो स्टेट के सीएम रहते हैं। रोटेशनल बेसिस पे इनको बनाया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? अब चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। बिल्कुल सही है। देश में कुल 5 रीजनल काउंसिल हैं, ये भी सही है, 5 हैं। प्रधानमंत्री पीएम पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। कौन होता है? होम मिनिस्टर होते हैं। चौथा है, राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन होते हैं, ये सही है। तीसरा गलत है। ठीक है, बाकी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 80 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद की सीमा को निश्चित किया गया है? बताइए भाई, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। मैक्सिमम कितना रहेगा? 15% से ज़्यादा नहीं रहेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यानी जो मंत्री की संख्या है, मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन ये 15% किसकी? यही तो इम्पोर्टेंट है, लोकसभा की। लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं टोटल हैं कितने? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। अब इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% निकालो तो 55.2 हो गया। फिर 5% और कर दो, 55 का आधा कर दो, 55 का आधा 27.5 हो गया। इनको जोड़ लीजिए तो लगभग कितना आ गया? 83। मंत्रियों की संख्या 83 से ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, वैसे इतने भी नहीं रहते हैं, बहुत कम है, क्योंकि जो मोटो है मोदी गवर्नमेंट का क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यही है ना। तो मिनिमम गवर्नमेंट कैसे होगी? इनकी संख्या कट करनी पड़ेगी। 83 मंत्रियों की क्या ज़रूरत है? और एक काम किया गया था 2003 में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्लियर है? 2002 में हुआ था। चलिए 81 देखिए, 81 में क्या है? यहाँ पे आपको करंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 81 में पूछा है, टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भारत में टीबी मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? टीबी समझ रहे हैं ना? टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। और इस बीमारी की विशेषता क्या है? ये हाईली कॉन्टाजियस बीमारी है, हाईली कॉन्टाजियस डिसीज है, यानी यह एक संक्रामक रोग है। इसलिए जो टीबी का रोगी होता है दूर दूर भी नहीं भटकते हैं लोग। अगर टीबी का रोगी खांस दिया या छींक दिया तो फिर आफत आ गई। इस बार जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट रहा है 19%, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बताएंगे कब होता है?
चलिए कमेंट करके बताना, ये होमवर्क है आपका। 82 देखिए, किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? मीराबाई चानू। ये कौन से खेल से संबंधित है? ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती हैं। दूसरा होमवर्क है आपका, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। 83 देखिए, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बेंगलोर। नेक्स्ट देखिए, 84 में पूछा है, ये जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, इसकी अध्यक्षता भारत देश ने की। तो ये पॉइंट तो गलत है, भारत ने नहीं की है, होस्ट किया था श्रीलंका ने, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, ठीक है, वर्चुअली हुआ। दूसरा पॉइंट है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया, ठीक है, जिसमें से 7 स्तंभों में से सिक्योरिटी का जो स्तंभ था, सिक्योरिटी का जो पिलर था, इसकी जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई। ये सही है, पहला गलत है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो ए ऑप्शन होगा राइट। तो ये सब ध्यान दिया कीजिए। 85 देखिए, 85 है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया भारत को? लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मंगोलिया, याद रखें, मंगोलिया के उलान बटोर में, ठीक है, उलान बटोर। भारत ने जीते हैं टोटल 17 यहाँ पे मेडल, सी ऑप्शन सही है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 17 ये कांसे के हो जाते हैं, यानी ब्रॉन्ज हो जाता है। और ये जो गोल्ड जीता, इनका नाम याद रखना है आपको। एक IAS साहब हैं रवि कुमार सेहाग साहब, और दूसरे उन्हीं के नामा राशि रवि कुमार दहिया। इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है। इनका नाम याद रखना, इनका खेल भी पूछा जा सकता है। तो ये कुश्ती करते हैं, रेसलिंग करते हैं। चलिए 87 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? किसान भाइयों के लिए जो वैज्ञानिक जानकारी है पशुपालन से संबंधित, ये सब जानकारी दी जाएगी। इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में, ठीक है। चलिए 88 में हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में, सी ऑप्शन सही है। और अतुल्य भारत के बारे में जानते हैं, ये किससे संबंधित है? पर्यटन से, ठीक है, टूरिज्म से। चलिए 89 देखिए, किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की? न्यू डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी, ये घोषणा की है, इसकी स्थापना की ऑस्ट्रेलिया ने। 90 देखिए, किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? ICC महिला विनर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप कौन रहा है? किसके वर्सेस में हुआ था ये? इंग्लैंड के, ठीक है। आइए 91 देखिए, भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए? इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट। ये हाल ही में अभी सिग्नेचर किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ट्रेड एग्रीमेंट जब हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि जो टैरिफ वगैरह होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, यानी एक तरह से टैरिफ फ्री एक्सेस हो जाता है, ठीक है, टैरिफ फ्री एक्सेस हो जाता है प्रोडक्ट्स का। 92 में क्या है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ समाप्त हुआ है? तो जहाँ पर आयोजन हुआ वहीं पर समापन हुआ है, और आयोजन किया गया था बकलो, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कैपिटल बताइए इसकी, ठीक है, कमेंट करके। चलिए 93 है, 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किसे की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वां सरस्वती सम्मान
मिला है प्रोफेसर राम दरस मिश्र को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनका जो कविताओं का संकलन था उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, ये भी याद रखना है। इन सबको हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा है वैसे, अगर आप लोग पीडीएफ को फॉलो करते हैं तो ये सब दिख रहा होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर में गांव है डुमरी, डुमरी गांव के ये निवासी हैं। 94 में पूछा है यहाँ पे, नीलम शर्मा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया। पहली चीज़ तो ये जानना है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है और ये महिला मीडिया कर्मी को ही दिया जाता है। ठीक है, महिला मीडिया कर्मी को, जो कि महिला के नाम पे ये पुरस्कार ही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है नीलम शर्मा को मिला है, नीलम शर्मा गलत है, आपको नाम याद रखना है आरिफा जौहरी, इनको मिला है। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में भी नहीं की गई, 1990 में स्थापना हुई थी। ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद नहीं रखना है, बट इनका नाम याद रखें। पहला गलत है, दूसरा गलत है। पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने की है, इसी के द्वारा ही पुरस्कार दिया जाता है, ये सही है। ठीक, बट यहाँ पे गलत बताना है तो 1 और 2 हो जाएगा सही। चलिए 95 देखिए, हाल ही में केतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी। करंट अफेयर से याद आ रहा है, इनको एज अ जज अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ का, यूएसए का। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, अश्वेत महिला। 96 से डीआरडीओ के संदर्भ में बताना है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज, ये सब तो पढ़ते रहते होंगे है ना, क्योंकि यहीं से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया। यहाँ पे एक द्वीप है, एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम बताएंगे। पुराना नाम जो है वो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप बोलते थे, बट इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहीं से होती है लॉन्च, ये ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, अब इसकी टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रोपल्सन टेक्निक है, प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है। सही है, दोनों सही है यहाँ पे, बट यहाँ पे गलत बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भारत और रूस का फैक्ट यहाँ पे याद रखें थोड़ा। चलिए 97 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है। इस मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 1। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अब यहाँ पे करंट अफेयर्स हैं तो उनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में चिथरई उत्सव शुरू हुआ। चिथरई उत्सव मनाया जाता है मीनाक्षी मंदिर में। ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, मदुरई तमिलनाडु में। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। चिथरई एक मंथ का नाम है, महीने का नाम है तमिल भाषा के। चलिए 99 में देखिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ADB ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करता रहता है स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली महीने का नाम तो नहीं लिखा है किस महीने में सिग्नेचर की है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ पे ADB हेल्प कर रहा है नागालैंड की विकास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है। डी ऑप्शन सही है, ADB। इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला पढ़ते हैं ना, मनीला, फिलीपींस में। चलिए यहाँ पे पूछा है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पॉजिटिव पॉइंट है ये तो। इससे पहले आपने टीबी रिपोर्ट देखा था, टीबी रिपोर्ट में जो रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी 19% की, है ना, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हम लोगों ने। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि स्टेटमेंट में पूछे, स्टेटमेंट में पूछेगा तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट वो रखेगा कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेज़ी से कमी हुई है। तो ये सही है कि गलत है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे गरीबी में तेज़ी से कमी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेज़ी से कमी हुई है, जबकि ये उल्टा लग रहा है। हम लोगों को ऐसा लगता है जनरली कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी की संख्या कम हुई होगी। तो ये फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है,
इस टाइम ब्रैकेट में 2011 से 2019 के बीच में गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन डीसी पढ़ते हो ना, वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 101 देखिए, हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र, इंटरनेशनल स्किल सेंटर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, चलिए 102 देखिए, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2020। तो पहली चीज़ तो यही याद रखना है क्या ये खाद्य और अतिथि मेला है का आयोजन जयपुर में किया गया। जयपुर गलत है, यहाँ पे नई दिल्ली आपको याद रखना है। नई दिल्ली में आहार 2022 यानी जो खाद्य और अतिथि मेला है, एशिया का सबसे बड़ा अतिथि मेला नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इस मेले का आयोजन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडा पढ़ते हो ना, ये अपेडा ही लिखा है। अपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और दूसरा संगठन का नाम है भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO। दूसरा सही है। ठीक, जनरली इन सब क्वेश्चंस में ये जो जगह रहती है, इसी जगह को वो दूसरा लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉर्मली जो संस्था का नाम लिखा रहता है, ये संस्था सही रहती है। UPPCS में अगर इस फ्रेम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो सेकंड ऑप्शन रहता है, सेकंड स्टेटमेंट, ये जनरली सही रहता है अगर इस स्टेटमेंट में किसी संस्था का नाम लिखा है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, केवल 2 हो जाएगा, वो यहाँ पे सही ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 101 था, 103 था। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? अभी करेज वाली बात तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के लिए हो रही है, जेलेंस्की साहब, है ना। सिंपल इतना ही पूछा जा सकता है कि जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो जेलेंस्की लगा देना, यूक्रेन। 104, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये एडवांस डिफेंस सिस्टम है, एडवांस डिफेंस सिस्टम। इसको एक तरह से आप एंटीसेप्टर भी बोल सकते हो। एंटीसेप्टर समझते हैं ना, बाहरी देश से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है, इसी सिस्टम का नाम है एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो इस मिसाइल को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगी। अभी चाहे कुछ भी आ रहा हो, चाहे वो रॉकेट आ रहा हो या फिर मोटार आ रहा हो या फिर मिसाइल आ रही हो या फिर एंटी टैंक मिसाइल आ रही हो, कुछ भी, ये सिस्टम तैयार किया है इसराइल ने। ठीक, अब इस तरह का सिस्टम जो है एंटीसेप्टर का, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ क्या है, लेज़र सिस्टम पे ये वर्क करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम है। ठीक, हाल ही में विजडन ने किन 2 भारतीयों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। डी सही है। 106 देखिए, जौनसारी पतरी सहरिया गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। ये हम लोग पढ़ते रहते हैं यूपी स्पेशल में, सही लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में लिखा है थारू टोडा महाली थाडो जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के तराई प्रदेश में निवास करती हैं। टोडा ये जो ट्राइब है तो तमिलनाडु में निवास करती है ना। महाली जो है ये उड़ीसा की जनजाति है, और जो थाडो है, थाडो ये मणिपुर की है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और थारू ये आपको यूपी में भी मिल जाएगी, ये आपको उत्तराखंड में भी मिल जाएगी। यूपी की जो बाउंड्री है उत्तराखंड से लगी हुई, यहाँ पे ये पाई जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, गलत ही बताना था, तो केवल 2 हो जाएगा। 107 देखिए, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित नहीं है। किस किस स्टेट के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं NCR में? राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और यूपी के हैं। जिसमें से पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि यूपी के कितने ज़िले हैं जो NCR में सम्मिलित हैं, तो हम लोग 8 पढ़ते हैं। और ये 8 कौन कौन से हैं? मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, ग्रेटर नोएडा है, बागपत है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है ना, और गाज़ियाबाद है। ये 8 हो जाते हैं। मथुरा तो नहीं है ना, मथुरा तो बहुत दूर है भाई।
चलिए 108 देखिए, यहाँ पे बताना है कजरी लोकगीत के अखाड़े कौन कौन से हैं। कजरी लोकगीत ये फेमस कहाँ का है? मिर्ज़ापुर। इसकी उत्पत्ति जो है वो मिर्ज़ापुर से ही मानी जाती है। कजरी लोकगीत के लिए 4 अखाड़े हैं। पहला है पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा। सभी ये कजरी लोकगीत अखाड़े से बिलोंग करते हैं। ठीक, डी ऑप्शन सही है। ये नया क्वेश्चन था तो ध्यान रखना, है अखाड़ों के नाम याद रखना। 109 देखिए, किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में बताइए। किसानों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस मिशन को लखनऊ के ग्राम दादूपुर से शुरू किया गया। ये सही है, दादूपुर याद रखना है। और इस मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 है। तो 6 जनवरी देखिए, इतना कठिन तो नहीं पूछेगा लेकिन ईयर आपको याद होना चाहिए। इसको शुरू किया गया था 2021 में। दोनों सही हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गलत बताना है तो डी ऑप्शन सही है। मैच कराइए जल्दी। कागज़ के लिए कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फेमस है? सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर लिखा हुआ है ना, ये सहारनपुर है। लखीमपुर यहाँ पे गलत लिखा है, ये गलत है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है, ये आईआईटी होना चाहिए यहाँ पे, इन्होंने शायद इंडियन प्रिंट नहीं किया है। अगर ये आईआईटी है तो बनारस हो जाएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर सही है। शुगर का आता है तो कानपुर सही हो जाता है, और शुगर केन का यानी गन्ने का आता है तो क्या आंसर हो जाता है? लखनऊ। यही ना पढ़ते हैं हम लोग। लेदर इंस्टीट्यूट कानपुर नहीं लगाना है आपको, कानपुर में बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि लेदर वाला काम कानपुर में बहुत होता है। ये आगरा सही है। ठीक, पहला गलत है, बस गलत बताना था, ये ऑप्शन सही है। 111 देखिए, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। उद्योग से संबंधित, इंडस्ट्रीज से संबंधित जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इन एक्टिविटीज़ को ये बोर्ड प्रमोट करता है, गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए असिस्ट करता है। ठीक है, ये अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में गलत होते हैं, और ये सब क्वेश्चन अगर सही कर ले गए तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी लीड हो जाती है आपकी। चलिए 112 देखिए, कौन गलत है ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर नहीं है, वाराणसी है। ठीक है, और ये रीजनल सेंटर है, और जो ग्लोबल लेवल पर है वो बताइए कहाँ पे है। ठीक है, जल्दी से बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, बनारस पढ़ते रहते हैं, सही है। केंद्रीय चारागाह है, चारा हम लोग झांसी पढ़ते हैं, चारा अनुसंधान केंद्र। फॉडर, ग्रास और फॉडर जो है। और ये लास्ट है बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, ये सही है, ये लखनऊ में है, याद रखना, बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे गलत बताना था, गलत ए ऑप्शन हो गया। ये देखिए, कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? ये क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश का कथक। कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी का है। बीएचयू भी डिग्री प्रदान करता है, आगरा विश्वविद्यालय भी करता है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ भी करता है। सही है सभी। ये जो डांस है कथक, इसके पायनियर किसको माना जाता है? उन्नायक किसको माना जाता है? ठाकुरदास को। ठीक है, ठाकुरदास। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? गौ अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काऊ सेंचुरी, मिर्ज़ापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी आपने कजरी भी पढ़ा था मिर्ज़ापुर का। चलिए 115, निम्नलिखित जनजातियों में से किसने बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? बदला विवाह का मतलब है दो फैमिली हैं, इस फैमिली में भी एक लड़की है और इस फैमिली में भी एक लड़की है, ये इंटरचेंज कर लेते हैं। इस लड़की की शादी इस घर में हो जाती है और इस लड़की की शादी इस घर में हो जाती है, और ये होता है थारू जनजाति में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 116 देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल सबसे पुराना। आसान सा क्वेश्चन है, सेंट्रल जेल आगरा। बेतवा और यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? करंट अफेयर्स पीडीएफ, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जीएस की भी बताई जाती हैं, तो ये सब हम लोगों ने किया है। अभी शायद पिछली पीडीएफ में था हमीरपुर, और वैसे भी ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। बेतवा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की है, गंगा मत लगा देना। ठीक, 118 देखिए, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वाराणसी पढ़ा हम लोगों ने, सही है। ये जो पहला लिखा है एनिमल बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट, एनिमल बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, बरेली में नहीं है। लेकिन बरेली में एक जानवरों से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम बताएंगे?
हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, सही मैच है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कानपुर में नहीं है, अमेठी में है। ठीक, यहाँ पे 2 गलत हो गए, पहला और चौथा। और सही है, दूसरा और तीसरा सही बताना था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना, हम लोग ऑयल रिफाइनरी पढ़ते रहते हैं, मथुरा में पढ़ते हैं। अब इसका स्थापना दिवस पूछ लिया, स्थापना कब हुई थी? दिवस नहीं पूछा है, स्थापना ईयर पूछा है, 1982। चलिए 120 देखिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ये सही है। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए। 2 तरह के तो नहीं है, 3 तरीके के पढ़ते हैं। नगर पालिका पढ़ते हैं हम लोग, नगर पंचायत पढ़ते हैं और नगर निगम पढ़ते हैं, है ना। तो दूसरा गलत है, गलत बताना था, 2 हो जाएगा। चलिए 121 देखिए। यहाँ पे हेडक्वार्टर बताइए ज़िले का, आसान क्वेश्चन है। उरई, ये जालौन का हेडक्वार्टर है उरई। कुशीनगर का क्या है? पडरौना हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, और अम्बेडकर नगर अकबरपुर। ठीक, अभी सब मिला लेना। 122 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ वरासत योजना का संबंध किससे है? वरासत योजना, विलेजेस में, गाँव में जो भूमि विवाद है, इस भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए ये वरासत योजना को शुरू किया गया। तो यहाँ पे देखिए, गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से, ये सही है। यूपी की स्कीम है तो ध्यान रखना थोड़ा। 123 मिलाइए जल्दी से। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, MNNIT। उत्तर प्रदेश का NIT कहाँ पे है? NIT इलाहाबाद, यानी लखनऊ नहीं है, प्रयागराज है, प्रयागराज। इसी को MNNIT के नाम से जाना जाता है। और ईश्वर की कृपा से मुझे मौका मिला यहाँ से M.Tech करने का। पहला गलत हो गया, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। ग्रेन स्टोरेज समझ रहे हैं ना, अनाज का भंडारण से संबंधित। ये कानपुर में नहीं है, ये हापुड़ में है, ये हापुड़ में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आगरा में है, रायबरेली में नहीं है। और इंडियन पल्सेस रिसर्च, दालों का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? कल्याणपुर पढ़ते हैं, सही है। कहाँ पे है ये? कानपुर में। तो ये सही है, सही बताना था, बाकी 3 गलत है। 124 देखिए, 124 देखिए। पहला स्टेटमेंट है 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। कानपुर में तो हुआ था, ये सही है, लेकिन 1925 में नहीं हुआ, 1924 में हुआ था। ठीक, इसको लीड कौन कर रहा था? आज़ाद साहब। वैसे इसकी स्थापना जो की गई थी 1924 में, वो HRA की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। ये एस शब्द जो था सोशलिस्ट, इसको बाद में जोड़ा गया था 1928 में। ठीक है, भगत सिंह के कहने पर। काकोरी घटना पढ़ते रहते हैं, ये काकोरी घटना किसने अंजाम दी थी? इसी ग्रुप ने, HRA ने। तो ये वही लिखा है, 1925 को काकोरी की ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया था, ये सही है। काकोरी जगह का नाम है, लखनऊ के पास है। तो ये सही है, ये गलत है। बताना क्या है? गलत बताना है, तो केवल ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लिखा, तो 1925 में तो ये संस्था थी नहीं, HRA था, तो इस वजह से गलत है। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, गलत पूछा है ना, तो गलत दोनों हैं। चलिए 125 से उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ? 2000 में हुआ है, ये तो जानते हैं, 4 ऑप्शन में लिखा है। डेट है 9 नवंबर। आइए 126 देखिए। यहाँ पे पूछा है A B से 5 वर्ष छोटा है और B C से 3 गुना बड़ा है। देखिए यहाँ पे पहले देख लिया कीजिए कितने कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, और जो सबसे लास्ट वाला रहे उसका कुछ भी एज मान लिया कीजिए, क्योंकि इसी से सारे रिलेशंस कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने C की एज यहाँ पे X मान ली, तो यहाँ पे B की एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि B की एज C से 3 गुनी है, तो यहाँ पे B की एज 3x हो गया। और सबसे पहले लिखा है A B से 5 वर्ष छोटा है, A B से 5 वर्ष छोटा है, B की आयु हमें पता है 3x -5। ये A की एज हो गई, ये B की एज हो गई, और ये C की एज हो गई। अब ये कह रहे हैं C 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, C 4 वर्ष पहले 10 साल का था।
हमने लिख लिया। सी की एज x है तो x माइनस 4 बराबर 10, तो x की एज कितनी आ गई, 14 वर्ष आ गई, यानी सी की एज 14 वर्ष हो गई। ठीक है, तो बी की एज हमें पता चल जाएगा 3 इंटू 14, ये 42 ईयर्स हो गया। तो यहाँ से हमें ए की एज भी पता चल जाएगी, 5 साल घटा दीजिए 42 से, तो ये 37 ईयर्स हो गया। अभी कह रहे हैं कि ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी। अभी कितनी है वर्तमान, 37 है, प्लस 6 और कर दीजिए तो ये 43 हो गया। ठीक, सी ऑप्शन सही है। चलिए 127 देखिए, ये होमवर्क है, आप तुरंत कीजिए इसको और कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, 127। 128 देखिए, पॉज कर लेना वीडियो को और सॉल्व करके बताना। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन क्या है। एरिया जो है 2 डायमेंशनल एंटिटी होता है, इसलिए आप यहाँ पे यूनिट देख रहे हो मीटर स्क्वायर है, लेकिन आयतन जो है वो 3 डायमेंशनल एंटिटी होता है, इसलिए जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होगी या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगी, इस तरीके से होगी। ये बेसिक सी बात है, ये समझते हैं आप लोग। घन यानी क्यूब, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ये होता है क्यूब। तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए वर्ग ही तो है, मान लीजिए ए भुजा है, दूसरी भी ए ही रहेगी क्योंकि वर्ग है तो दोनों भुजाएं समान रहेंगी। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 216, तो यहाँ से आप भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। 216 को 6 से पहले डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ए कितना हो गया, अंडर रूट कर दीजिए 36 का, तो 6, एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। तो आयतन बता दीजिए, आयतन जो होता है क्यूब का वो ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये जितना भी आएगा कर लीजिए, ये 216 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए 127 देखिए, यहाँ पे सिस्टर का कूट लिखा है, आर्क का भी कूट लिखा है, बस आपको नंबर देखना है, आसान सा क्वेश्चन है, अरेस्ट का बताना है। तो ए का क्या नंबर है, 6 है तो 6 लिख दिया। आर का क्या है, आर का 5 है, और यहाँ पे भी आर का 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे भी 5 लिख दिया। ई का देख लीजिए, ई का 4 है ना, तो 4 लिख दिया। एस का देख लीजिए इसी तरह, 2 है एस का, ये 2 हो गया, और टी का 3 हो गया, यहाँ से आप 3 देख लीजिए। ये कोड बना 65 54 23, 65 54 23, बी ऑप्शन। चलिए 130 कीजिए। इन सब क्वेश्चन को तो आप पुट करके देख लिया कीजिए, सबको बैठा के देख लीजिए, अपने आप यहाँ पे सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। या तो 4 4 में ग्रुप बन जाता है, या फिर 5 5 में बन जाता है, या फिर 3 3 में बन जाता है। जैसे मेरे पास तो आंसर है तो मैं इसी को पुट करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एम लिखा, ठीक है, दूसरा अक्षर के लिखना है, के लिख दिया, तीसरा अक्षर एल है, एल लिख दिया, एन लिख दिया फिर लास्ट में। अब देखिए एल के एम एन साफ साफ दिख रहा है, एल के एम एन ये भी सही है, एल के एम एन, यानी ये जो तीसरा हमने पुट किया था ये करेक्ट है। ठीक है, इससे सही लॉजिक बन जा रहा है, 4 4 का ग्रुप बन जा रहा है। अब यहीं पे आप पहले ऑप्शन को भी रख के देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये साइकिल पूरी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। पहला ऑप्शन रख के देखिए, आई रखना है, आई लिखा, फिर जे लिखा, फिर के लिखा, फिर एल लिखा। तो यहाँ पे कहाँ सेम सेम 4 4 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन पा रहा है ना, मेरा पेन आज चल नहीं रहा ठीक से, तो ये पहला लॉजिक गलत था, सी ऑप्शन सही है। आप पुट करके देख लिया कीजिए जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लगता है। 131 देखिए, ये भी क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पे हम लोग पहले को ही पुट करके देखते हैं। पहले बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर बी लिखना है। बी लिखा, सी लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा, और फिर बी लिखा। ठीक, अब यहाँ पर 4 4 का ग्रुप क्या बना, ए बी बी सी, दूसरा क्या बना ए बी सी बी, तीसरा क्या बना बी बी सी बी। ये चारों सेम है, सॉरी तीनों सेम है, नहीं है, यानी ये गलत है, पहला लॉजिक गलत है। अब यहाँ पे तीसरा रख के देखिए, जो तीसरा लिखा है, सी लिखा, बी लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर इसके बाद ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पे क्या क्या पेयर बने, ए बी सी बी, ए बी सी बी, दूसरा भी ए बी सी बी, और चौथा और तीसरा भी ए बी सी बी, यानी सही है, सेम है तीनों, सी ऑप्शन सही है। चलिए 132 देखिए, सुचित्रा पुष्पा से लंबी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया सुचित्रा लंबी है पुष्पा से, फिर लिखा है लेकिन मालती से छोटी है, तो मालती से छोटी कर दिया सुचित्रा को, यहाँ पे मालती लिख दिया। पहले तो जो जो लिखा है ना वो अरेंजमेंट आप लिख लीजिए। गीता बिजी से छोटी है, गीता को लिखा, और बड़ा किसको करना है,
बड़ा करना है बीजी को, ठीक है। बीजी से छोटी हो गई गीता, या फिर कह लीजिए बीजी बड़ी है गीता से। आगे लिखा है बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, यानी बीजी जो है वो पुष्पा से भी छोटी है, यानी पुष्पा बड़ी हुई बीजी से, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। यहाँ पे बीजी से आप बड़ा दिखा दीजिए पुष्पा को, ये बन गया। एक स्टेटमेंट ए है और एक ए है। पुष्पा यहाँ पे भी लिखा, पुष्पा यहाँ पे भी लिखा, तो इस वाले स्टेटमेंट को आप यहाँ पे पीछे बैठा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, मालती सबसे बड़ी है, पहले को लिख रहे हैं, फिर सुचित्रा है, फिर पुष्पा है, ठीक। पहला स्टेटमेंट लिखा, अब दूसरा लिख दीजिए यहाँ से। पुष्पा तो हो गया, पुष्पा तो हो गया यहाँ तक, फिर बीजी लिख दीजिए, फिर गीता लिख दीजिए। अब बताइए सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ी मालती हो गई, सबसे छोटी गीता हो गई, और बीच में कौन है? ये है पी, पुष्पा। क्या पूछा था? मध्य में कौन है? पुष्पा, सी ऑप्शन। चलिए 133 देखिए, ये सीरीज एक नज़र में समझ में आ रही है। 8 और 5 13 होता है, 3455 89 दिख रहा है हमें। हमने 3455 को इतने जल्दी तो नहीं जोड़ पाया, लेकिन 4 और 5 हमें सीधा दिख गया 9। तो एक हिंट मिल जाती है कि हाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 89 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। 8 और 13 कितना होता है? 21। फिर आगे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे अगर 21 आ जाएगा तो 13 और 21 को जोड़ोगे तो 34 आना चाहिए, तो वो भी सही है। 13 और 21 34 होता है। चलिए 134 देखिए, अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। तो पहले तो इतना लिख लीजिए, मेरी माता के पौत्र। तो पौत्र कौन होता है माता का? माता के जो पुत्र हैं, इनके जो बेटे होंगे वो पौत्र होंगे, है ना। और ये जो लड़की है इसी पौत्र की पत्नी है, इसी पौत्र की पत्नी है। यहाँ पे अरुण कौन है? ये पुत्र है, ये अरुण है। अब बताइए इसका क्या रिलेशन है इससे? उसके बेटे की पत्नी है वो, तो बधू हो गई। तो बधू में तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो उल्टा कर दीजिए रिलेशन, ससुर हो गए। अरुण का संबंध बताना है लड़की से, तो अरुण ससुर हो गए, ठीक। बर्तनी भी यहाँ पे सही लिखी हुई है, ससुर की, ससुर। चलिए 135 देखिए, ये होमवर्क है, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। 136 है, भारतीय संविधान की प्रियम्बल में प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। जो प्रियम्बल में आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, ये कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? फंडामेंटल राइट में मिल जाएंगे, डीपीएसपी में मिल जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिल जाएंगे। सी सही हो जाएगा। अब इन सब क्वेश्चंस को कर चुके हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। चलिए 137 देखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। ये एक्ट पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है 2005, याद रखें। और अब आरटीआई सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद फंडामेंटल राइट बन गया है, ठीक है। अब ये मूल अधिकार है, उससे पहले लीगल राइट था, तो लीगल राइट तो अब भी है, लेकिन साथ साथ में फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 19(1) में ये निहित है, जो आप पढ़ते हैं। 19(1) में क्या पढ़ते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, फंडामेंटल राइट भी है, लीगल राइट भी है। 138 देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ते हैं ऐसा हम लोग। 139 में है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में यहाँ पे बता दीजिए। वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करते हैं। गवर्नर की नियुक्ति किस में होती है? 155 से। तो नियुक्ति शब्द अलग है, चयनित शब्द अलग है। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, और चयन मतलब सिलेक्शन। तो सिलेक्ट नहीं करते हैं गवर्नर साहब, अपॉइंट करते हैं। इन शब्दों पर ध्यान देना, अपॉइंट करते हैं, पहला गलत है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये सही लिखा है, औपचारिक नियुक्ति करते हैं, यहाँ पे नियुक्ति शब्द लिखा हुआ है। तीसरा है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये गठबंधन की सरकारों के लिए पॉइंट लिखा है। आप जानते हैं कि गठबंधन की सरकार में कोई भी हाथ खींच लेता है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं, ये गलत है, गलत ही पूछा था। चलिए 140 कीजिए जल्दी से। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो विधानसभा की अवधि मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती। अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन में नहीं है, तो विधानसभा की अवधि मैक्सिमम 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 पूरे कर लिए। अगला टेस्ट चौथा करेंगे, और फिलहाल अभी मार्केट में तो नहीं आया, जैसे ही आता है तो उसको शुरू करते हैं। और ये सब टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। इसके लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज तो हम लोग करेंगे, देह की शुरू करेंगे, ठीक। देह का पहला टेस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो जाएगा रिकॉर्ड तो आपको मिल जाएगा।
चलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया।